हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पना क्लासेज। आज है सैटरडे और इस सेशन में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम जैसे बिहार दरोगा, एनटीपीसी, यूपीएसआई और बिहार एसएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस मिनी सुपर सेट को लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन काल में घटी घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। गांधी के जीवन काल में घटी घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इसमें दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस है चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, पूना समझौता 26 सितंबर 1932 या भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। दिए गए ऑप्शंस में सारे कालक्रम सही है, जैसे चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, पूना समझौता 26 सितंबर 1932 और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को, इसीलिए आंसर गलत है, ऑप्शन डी। अदर ऑप्शंस को देखें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला तथा इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि ने भाग लिए थे, जिनका नाम था महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया? ऑप्शंस हैं 16 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 6 नवंबर 1943 या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? ऑप्शंस हैं 1828 के नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 के द्वारा या 1829 के नियम 12 के द्वारा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में तो यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, लेकिन 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के शासनकाल में ही बहावियों का आंदोलन शुरू हुआ और सर्वप्रथम लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने ही 1862 और 63 ईस्वी में आंदोलन को कुचलने का काम किया था।
इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्किन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया और सही अनुपात निम्न में से कौन है? ऑप्शंस हैं 5:1, ऑप्शन बी 1:5, ऑप्शन सी 1:2 या ऑप्शन डी 1:3। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1:2। पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात 1:2 का था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व यह अनुपात 1:5 का हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? ऑप्शंस हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। और कहाँ हुई थी? लंदन में। और एक फैक्ट्स और महत्वपूर्ण है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? ग्रांड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया? वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शंस है 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट या फिर 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम या 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम या 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय को विधि बनाने की शक्ति दी गई और साथ ही विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने उपरोक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? किस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि यदि संघर्ष से मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में कर्जन बाइली की हत्या का संबंध है। लंदन में कर्जन बाइली की हत्या का संबंध किससे है? किस क्रांतिकारी से है? ऑप्शंस हैं मदन लाल ढींगरा से या अरविंद घोष से या उधम सिंह से या सोहन सिंह भाखना से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा से। 1909 ईस्वी में लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन बाइली की हत्या कर दी थी। कब की थी? 1909 ईस्वी में। कर्जन बाइली की हत्या कब की गई थी? 1909 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताध्यक्ष का संबंध है। सीताध्यक्ष का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं प्रशासनिक विभाग से या धार्मिक विभाग से या भूमि कर विभाग से या फिर व्यवसाय व्यापार विभाग से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूमिकर विभाग से। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है।
कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किससे मिलता है? किताब उल रहेला में, या किताब उल हिंद में, या तुगलकनामा में, या राजतरंगी में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजतरंगी में। राजतरंगी में कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। राजतरंगी में कश्मीर के इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। और यह किसके द्वारा लिखित है? यह कलहन द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? कलहन द्वारा। कौन सा बुक? राजतरंगी। किसके बारे में लिखा हुआ है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की? सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, या बलबन ने की थी, या महमूद गजनवी ने की थी, या फिर अकबर ने की थी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बलबन ने की थी। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। और बलबन ने राज दरबार में सिजदा, जिसमें घुटने पर बैठकर झुकना होता था, और पैबोस, जिसमें सुल्तान के पांव चूमना होता था, जैसी ईरानी प्रथाओं की शुरुआत की थी। किसने की थी सिजदा और पैबोस का शुरुआत? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तवी कौन था? उत्तवी कौन था? एक इतिहासकार था, या सैनिक था, या प्रसिद्ध शासक था, लेकिन या दिए गए ऑप्शंस में कोई नहीं था। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। उत्तवी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उत्तवी कौन था? एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जो किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा का आरंभ किसने किया? इक्ता प्रथा का आरंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने, या रजिया बेगम ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा का आरंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और रजिया बेगम कौन थी? इल्तुतमिश की ही बेटी थी। शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में भी अपना सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी। ऑप्शन बी है, शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। ऑप्शन सी है, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन डी है, शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंटी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया। दिए गए कथन में कौन सा असत्य है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। यह कथन गलत है क्योंकि शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। बाकी सारे कथन सही हैं। जैसे शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की थी, और शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, और शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंटी यानी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार बिहार में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? कितनी बार बिहार में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 5 बार, या 6 बार, या 7 बार, या 8 बार। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 बार। स्वतंत्रता के बाद बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, और पहली बार 1998 में तथा अंतिम बार 2005 में लगाया गया था। बिहार में पहली बार कब लगाया गया था?
1998 में और वर्तमान में अंतिम बार 2005 में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शंस हैं के.टी. शाह, बी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में है। यह एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल कितने समय का होता है? 1 वर्ष का या 2 वर्ष का या 3 वर्ष का या 5 वर्ष का? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसमें जो 30 सदस्य होते हैं सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राक्कलन समिति के बारे में कौन कौन फैक्ट्स महत्वपूर्ण है? पहला है कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 है और इसमें सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है या केवल लोकसभा कर सकता है या भारत का राष्ट्रपति कर सकता है या फिर मंत्रिमंडल कर सकता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? ऑप्शंस हैं केंद्रीय वित्त मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति या भारत के संसद। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत के संसद। भारत के संसद के अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। भारत के संचित निधि से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। ऐसा अनुच्छेद 114 के 3 में लिखा गया है। और भारत के संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका के संविधान से या जापान के संविधान से या जर्मनी के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड के संविधान से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। अदर ऑप्शंस को देखें तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार को लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान जो प्रावधान किया जाता है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है?
संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 12 में, या भाग 16 में, या भाग 18 में, या भाग 20 में? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाग 20 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े को दागने की प्रथा किस शासक द्वारा की गई थी? घोड़े को दागने की प्रथा किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं जलालुद्दीन खिलजी, या अलाउद्दीन खिलजी, या इल्तुतमिश, या मोहम्मद बिन तुगलक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई? किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई? देवराज द्वितीय के द्वारा, या अच्युत देवराज के द्वारा, या कृष्णदेव राय के द्वारा, या देवराय प्रथम के द्वारा? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय के द्वारा। अमुक्तमाल्यद ग्रंथ शासक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी और इसमें राजा के सभी प्रकार के आदर्शों का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्णदेव राय के द्वारा, और इसमें राजा के सभी प्रकार के आदर्शों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? बहलोल लोदी, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक बहलोल लोदी था, जिसका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी है। 1451 से 1489 ईस्वी है, जो लगभग 38 वर्षों तक शासन किया था। बहलोल लोदी 38 वर्षों तक शासन किया था। और क्वेश्चन कभी कभी ये भी रहता है कि दिल्ली सुल्तनत पर किस वंश का सर्वाधिक समय तक शासन रहा? तो जिसका सही जवाब हो जाएगा तुगलक वंश का। दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का सर्वाधिक शासन रहा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश का। इस प्रकार टॉप 25 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।